Alright students, how are you all? I hope you all are good. So today we are here with the next topic which is crystal field theory, alright? इससे पहले जो आपने थ्योरी पढ़ी थी which was वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें आपने एक चीज़ जो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस करा था वो ये था कि VBT इज़ बेस्ड ऑन द assumptions, ठीक है? तो VBT जो है उसको अगर आप एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स होगे तो ही वो बता सकता था. VBT वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि कईयों में पेयरिंग हो जाती है और कईयों में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होती, राइट? तो इस ड्रॉबैक को क्लियर करा था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने. अब ये थ्योरी है क्या, अब ये समझते हैं. सबसे पहली चीज़ ये है कि दिस थ्योरी इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन फ्यू एजम्पशंस, और वो एजम्पशंस क्या है कि जो सेंट्रल मेटल है और लीगेंड है इसने इनको पॉइंट चार्जेस कंसिडर करा है, राइट? तो व्हाट डू यू मीन बाय कि इनको पॉइंट चार्जेस कंसिडर करने का मतलब ये है कि ये थ्योरी ये मानती है कि जो इंटरेक्शंस है बिटवीन मेटल एंड द लीगेंड दे आर कंप्लीटली आयनिक. उनका जो नेचर है वो क्या है, दे आर आयोनिक इन नेचर, ऑलराइट. अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे मेटल और लीगेंड की बात करूँ तो जो मेरा लीगेंड है उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं. पहली चीज़, लीगेंड कैन हैव नेगेटिव चार्ज और इट कैन बी न्यूट्रल, ठीक है? तो जो लीगेंड है उस पर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और दूसरी चीज़ ये है कि वो न्यूट्रल भी हो सकता है. तो अगर तुम्हारे लीगेंड पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव. सो एज अ रिजल्ट इसमें जो इंटरेक्शंस होंगी वो कौन सी होंगी, आयन आयन इंटरेक्शंस होंगी, राइट? और यहाँ तुम्हारे सेंट्रल मेटल पे तुम सबको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट तुम निकालते हो हमेशा पॉजिटिव ही आती है, राइट? और यहाँ पे जो तुम्हारा लीगेंड है अगर वो न्यूट्रल है, जैसे अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, तो इसका मतलब वो जो मॉलिक्यूल है उसमें डाइपोल तो है ही है ना, दैट इज अ पोलर मॉलिक्यूल. जैसे वाटर हो गया या मान लो अमोनिया हो गया, सो दे आर पोलर मॉलिक्यूल्स. तो इनमें जो इंटरेक्शंस होंगी वो क्या होंगी, आयन डायपोल इंटरेक्शंस होंगी, ऑलराइट. सो ये फर्स्ट एजम्पशन है, या यू कैन से दिस इज द ओनली एजम्पशन ऑफ दिस थ्योरी, जिसमें हम ये बोलते हैं कि जो सेंट्रल मेटल है और लीगेंड है दे आर कंसिडर टू बी पॉइंट चार्जेस, और उनमें जो इंटरेक्शंस हैं दे आर कंसिडर टू बी कंप्लीटली आयोनिक. अब लेट अस कंसिडर कि अब क्या होगा इस थ्योरी में. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर कोई मेटल है, चाहे वो Ml4 है चाहे वो Ml6 है, राइट? यहाँ पे जो मेरा सेंट्रल मेटल है दिस इज अटैच विद 4 लिगेंड्स, यहाँ जो मेरा सेंट्रल मेटल है दिस इज अटैच विद 6 लिगेंड्स, ऑलराइट. तो दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर 4, दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6. अब इसका मतलब ये नहीं है कि चारों लिगेंड्स एक ही साथ अटैच हो गए, या इसका मतलब ये नहीं है कि ये 6 के 6 लिगेंड्स एक ही साथ अटैच हो गए. दिल बी अटैच वन बाय वन, राइट? और वो जो वेरी करेंगे, अब वो कैसे वेरी करेंगे अब आपको ये देखना है. देखो, तो यहाँ पे इस थ्योरी का नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी क्रिस्टल को, किसके क्रिस्टल को, मेटल के क्रिस्टल को रखते हो किसके फील्ड में, लीगेंड्स के फील्ड में. तो अगर आप किसी भी मेटल के क्रिस्टल को लीगेंड्स के फील्ड में रखते हो तो क्या होगा, अब हमको ये स्टडी करना है, राइट? तो उसने ये बोला कि अगर मान लीजिए ये मेटल है, आप इसको लीगेंड्स के फील्ड में रखते हैं, तो लिगेंड्स के फील्ड का मतलब, जैसे मान लीजिए मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करूं तो मतलब इसके आसपास 6 लिगेंड्स हैं, राइट? अब ये जो लिगेंड्स हैं ये इस मेटल को अप्रोच करेंगे ऑब्वियसली, राइट? अब जब ये लिगेंड्स इस मेटल को अप्रोच करेंगे तो ये दो स्टेजेस में अप्रोच करते हैं. पहली स्टेज क्या है, व्हेन इट इज वेरी फार अवे, बहुत दूर से आ रहे हैं. तो जब ये बहुत दूर से आ रहे हैं तो ये सारे लिगेंड्स इसको स्फेरिकल सिमेट्रिकल मैनर में अप्रोच करेंगे, राइट? ये सारे लिगेंड्स इसको किस में अप्रोच करेंगे, स्फेरिकली सिमेट्रिकल मैनर में. अब आपको ये चीज़ समझनी है कि देखो मेटल जो है, मेटल में चाहे एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होंगे लेकिन मेटल में अपने भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना पहले से डी में, राइट? और जो लीगेंड है दैट इज ऑल्सो हैविंग इलेक्ट्रॉन्स. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो लीगेंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें इंटरेक्शंस होंगी, और वो इंटरेक्शंस का नेचर क्या होता है, दे आर रिपल्सिव इन नेचर. सब समझ सकते हैं क्योंकि सिमिलर चार्जेस हैं, तो सिमिलर चार्जेस की वजह से क्या होगी, रिपल्शंस होगी. तो जो मेरा लीगेंड है इट ऑल्सो कंटेन्स नेगेटिव चार्ज. Metal also has electrons, or you can say ligand is also rich in electrons. तो इलेक्ट्रॉन की क्या होंगी, रिपल्शंस होंगी. अगर रिपल्शंस होंगी तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी. ये चीज़ याद में रखना कि जब भी रिपल्शंस होंगी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी. तो पहले क्या हो रहा है कि पहले जो तुम्हारा लिगेंड है जब वो मेटल को अप्रोच कर रहा है स्फेरिकल सिमेट्रिकल मैनर में, तो जो पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स हैं, आई होप यू नो कि 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट? तो जो पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो बढ़ेगी, लेकिन वो इक्वली बढ़ेगी. क्यों इक्वली बढ़ेगी, क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्रिकल मैनर में इसको अप्रोच कर रहा है, राइट? इसको मैं देखो यहाँ पे शो कर सकती हूँ तुम्हें. ये देखो ये 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं. डीजेनरेट का मतलब क्या होता है, विच हैव सेम एनर्जीज, राइट? तो ये 5 हो गए डी एक्स वाई. आप नेक्स्ट बोल सकते हैं डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर. ये 5 ऑर्बिटल्स हो गए, राइट? ये वो केस है जब अभी तुम्हारे लिगेंड ने इसको अप्रोच करना शुरू नहीं करा था. दिस इज इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड. जब तुम्हारे लिगेंड ने अप्रोच करना शुरू कर दिया
तो दिस इज स्टेज 1 जहाँ पे जो तुम्हारा लिगेंड है वो स्फेरिकल सिमेट्रिकल मैनर में अप्रोच कर रहा है। तो जब वो स्फेरिकल सिमेट्रिकल मैनर में अप्रोच कर रहा है तो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस, लेकिन अभी भी ये पांचों ऑर्बिटल्स आर डीजनरेट। क्यों? क्योंकि जब वो स्फेरिकली अप्रोच कर रहे हैं तो सबको इक्वली रिपेल कर रहा है। तो ये ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ गई, लेकिन अभी भी क्या है, दे आर स्टिल डीजनरेट। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गई। अब फर्स्ट स्टेज के बाद क्या हुआ, सेकेंड स्टेज में एक पॉइंट के बाद आके जो लिगेंड है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल तरीके से अप्रोच नहीं करता। अब दो तरीके होते हैं कि वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अप्रोच करे या टेट्रा में। तो हम पहले ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं। जब भी वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अप्रोच करेगा तो जो लिगेंड है इट अप्रोचेस अलोंग द एक्सिस। मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स हैं, फर्स्ट इज दे अप्रोच इन अ स्फेरिकल सिमेट्रिकल मैनर, बट आफ्टर सम टाइम दे स्टार्ट अप्रोचिंग अलोंग द एक्सिस। मतलब वो जो एक्सिस होंगी उनके अलोंग अप्रोच करना शुरू कर देंगे, इधर से या इधर से या इधर से अप्रोच करना शुरू कर देंगे। राइट, अब तुम खुद सोचो क्या होगा अगर वो लिगेंड्स इस फॉर्म में अप्रोच कर रहे हैं। इसका मतलब कौन से ऑर्बिटल्स को ज़्यादा रिपल्शन मिलेगी, खुद सोचो। अगर तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पे पांचों डी ऑर्बिटल्स बना रखे हैं, राइट, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। अब तुम देख सकते हो कि ये जो तीन ऑर्बिटल्स है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, दे आर द ऑर्बिटल्स विच आर लाइंग इन बिटवीन द एक्सिस। ये कहाँ है, ये इन बिटवीन एक्सिस पे है। अगर ये लाई करते हैं इन बिटवीन एक्सिस, इसका मतलब जो लिगेंड्स हैं वो इनको कम रिपेल करेंगे, राइट। और जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है, देखो तुम्हें नजर आ रहा है ये ऑन द एक्सिस तुमने बनाए हुए हैं ना, राइट। इसका मतलब दे आर लाइंग ऑन द एक्सिस। तो जो मैंने बोला ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होता है, जो लिगेंड है इट अप्रोचेस अलोंग द एक्सिस। इसका मतलब अब पहले क्या था, स्फेरिकल सिमेट्रिकल मैनर में इन पांचों को सेम रिपल्शंस लग रही थी, तो सेम अमाउंट ऑफ रिपल्शन की वजह से इनमें सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्रीज हुई थी। लेकिन अब क्या होगा, व्हेन इट इज अप्रोचिंग ऑन द एक्सिस और यू कैन से अलोंग द एक्सिस, तो अब मेरे ये जो दो डी ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, दे विल फेस मोर रिपल्शन। क्योंकि अब लिगेंड डायरेक्टली इन्हीं की डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो सबसे पहले इन्हीं को ही अपफ्रंट करेंगे वो, और इसमें ज्यादा रिपल्शंस होंगी, राइट। So they'll be facing more kind of repulsions, or you can say they'll be facing more magnitude of repulsions. तो इन दोनों की एनर्जी बढ़ जाएगी और इन तीनों की एनर्जी भी बढ़ेगी, लेकिन इनसे क्या होगी, कम होगी। ये सब बच्चे समझ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें अब इस डायग्राम पे हम दोबारा आते हैं। दिस वॉज अ केस व्हेन देयर वाज नो लिगेंड, राइट। ये मेटल के अपने डिजेनेट ऑर्बिटल से जिसमें कोई भी लिगेंड नहीं था। अब क्या हुआ, जब तुम्हारे लिगेंड ने अप्रोच करना शुरू करा, तो ये वो केस है जब तुम्हारा लिगेंड स्फेरिकल सिमेट्रिकल मैनर में अप्रोच कर रहा था, जिससे देयर इज इंक्रीज इन द एनर्जी। लेकिन वो जो इंक्रीज है वो पांचों में सेम है, दे आर स्टिल डीजनरेट। देखो यहाँ पे अभी भी इकट्ठे हैं, तो अभी भी क्या है, दे आर स्टिल डीजनरेट ऑर्बिटल्स। अभी भी इनकी एनर्जी क्या है, सबकी सेम है, बढ़ गई है पहले से क्योंकि रिपल्शन हुई, लेकिन अभी भी सबको सेम मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन मिल रहा था, तो सेम हुआ। अब ये वो स्टेज आ गया व्हेन दे हैव स्टार्टेड अप्रोचिंग अलोंग द एक्सिस। अब जब वो अलोंग द एक्सिस अप्रोच करने लगे, तो ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स थे ये स्प्लिट कर गए। और ये क्यों स्प्लिट कर गए, क्योंकि जो मेरे ये दो डी ऑर्बिटल्स थे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, दे विल फेस मोर रिपल्शंस, राइट। तो इसका अंदर इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अब ये रिपल्शंस कैसे मैं दिखा सकती हूँ कि यहाँ पे जो दो ऑर्बिटल्स थे, कौन से, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और कौन से ऐसे 3 ऑर्बिटल्स है जिनकी एनर्जी उससे कम हो जाएगी, अब ये 3 ऑर्बिटल्स कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारे डी ऑर्बिटल्स थे, डीजेनेट ऑर्बिटल्स, अब उनकी क्या हो गई, स्प्लिटिंग हो गई। क्या हो गई, स्प्लिटिंग हो गई। सो दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, कि जब आपने मेटल के क्रिस्टल को किसके फील्ड में रखा, लिगेंड्स के फील्ड में रखा, तो ऑब्वियसली उनमें कुछ ना कुछ रिपल्शंस और यू कैन से उनमें कुछ ना कुछ इंटरेक्शंस होंगी। उसकी वजह से जो तुम्हारे डीजेनेट ऑर्बिटल्स हैं उनमें क्या आ जाती है, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब टूट जाते हैं, सच दैट दे ब्रेक इनटू 2 सेट्स। ऊपर वाला सेट विच इज हैविंग मोर एनर्जी एंड इट हैज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स, दिस इज कॉल्ड एज ईजी सेट। ये नाम है, ये जी स्टैंड्स फॉर जी रेट, ठीक है। तो आप सिर्फ ये सिमेट्री के रूल्स होते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, हायर क्लासेस में आप पढ़ते हो, बस आपको ये याद रखना है। दिस इज कॉल्ड एज ईजी सेट, और दिस कंपैरेटिवली हैज लोअर एनर्जी देन द एवरेज एनर्जी, एंड दिस इज dxy, dyz, dzx ऑर्बिटल्स होते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, T2G सेट। अब यहाँ जो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि इसकी एनर्जी अभी भी इनसे तो ऊपर ही रहेगी। क्यों, क्योंकि अभी भी रिपल्शंस तो हैं ही हैं। तो ये वो केस था जब तुम्हारे पास कोई रिपल्शंस नहीं थी, तो दिस विल हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू दिस, राइट।
एवरेज से ये फॉल कर गया है क्योंकि लेस नंबर ऑफ रिपल्शंस हो गई हैं, लेकिन ये अभी भी इससे तो ऊपर ही रहेगा, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा कि जो CFS है, दिस इज कि द प्रोसेस और द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ दीज ऑर्बिटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। तो अब ये जो दो सेट हैं इनके बीच में कुछ एनर्जी डिफरेंस है। इस एनर्जी डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा नॉट से, एंड दिस इज कॉल्ड एज CFSE। CFSE मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब तुम गेस कर सकते हो वाई दिस इज कॉल्ड एज CFSE, बिकॉज दिस इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। दिस नॉड रिप्रेजेंट्स ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये नॉड किसके लिए है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए, राइट। अब यहां मैंने कुछ टर्म्स नोटेट करी हैं, इनको ध्यान से देखिए। ये जो एवरेज एनर्जी है ऑर्बिटल्स की, इसको हम जीरो मानते हैं। दिस एनर्जी इज कंसिडर टू बी जीरो एंड दिस इज कॉल्ड एज बैरी सेंटर। इसको हम क्या बोलते हैं? बैरी सेंटर। तो ये एक तरह से रेफरेंस है। अब ये एवरेज एनर्जी से ऊपर हो गए EG सेट, इसकी एनर्जी बढ़ गई थी, और इससे नीचे हो गया T2G सेट, जिसकी एनर्जी कम हो गई थी। अब ये कितना बढ़ा और कितना कम हुआ? तो ये जो है दिस इज 3/5 डेल्टा नॉट एंड दिस इज -2/5 डेल्टा नॉट। नाउ वाई दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव? क्योंकि ये जो बैरी सेंटर था आपने इसको कितना लिया था? 0, राइट। तो इससे ऊपर जो बढ़ा दिस इज 3/5 और इससे नीचे हुआ 0 से कम, तो इट इज -2/5। अब देखो हाउ इट इज 3/5, हाउ इट इज 2/5। लॉजिकली सोचो कि ये दोनों को मिलकर 0 आना चाहिए। अभी कितने ऑर्बिटल्स हैं? 2। तो एक का 3/5 है तो 2 का कितना हो जाएगा? 6/5। तो ये ऊपर वाली विल बी 6/5 डेल्टा नॉट, और ये जो नीचे वाली है दिस विल बी 3 × -2/5, तो -6/5। तो ओवरऑल इट विल कम आउट टू बी 0। ये क्लियर है, राइट। तो अब तुम्हें ये चीज़ पता चल गई कि हाउ द स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में तुम्हारे पास होता क्या है कि जो तुम्हारे लिगेंड्स हैं हर केस में वो दो तरीके से अप्रोच करते हैं। एक स्फेरिकल सिमेट्रिकल मैनर में, और उसके बाद एक लिमिट के बाद वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्रोच करना शुरू कर देते हैं। तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इट इज़ अलोंग द एक्सिस। तो मेरे पहले जो ऑर्बिटल्स थे ये बिना लिगेंड के थे। लिगेंड की प्रेजेंस में इनकी एनर्जी बढ़ गई, राइट, लेकिन अभी भी क्या है? डिजेनरेट। यहाँ तक वो केस था जब वो स्फेरिकल सिमेट्रिकली अप्रोच कर रहे थे। यहाँ वो केस हम डिस्कस कर रहे हैं जब उन्होंने अप्रोच करना शुरू कर दिया अलोंग द एक्सिस। तो जो मेरे ये दो डी ऑर्बिटल्स है दे विल फेस मोर रिपल्शंस एंड दीज 3 डी ऑर्बिटल्स विल फेस लेस रिपल्शंस। तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। ये जो एवरेज एनर्जी थी इसको हम रेफरेंस लेते हैं, विच इज कॉल्ड एज बैरी सेंटर, एंड द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेट्स इज कॉल्ड एज CFSE। आई होप इट इज़ क्लियर टिल हेयर। मतलब तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया, आई होप। अगर तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया, ओनली देन वी कैन प्रोसीड विद द नेक्स्ट स्टेप, ऑलराइट। So this is all about the first video. I hope you liked the video and I hope you understood all the concepts that has been taught here.